नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र, महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा, हिंदी विभाग द्वारा कोरोना की पार्श्वभूमि पर हम लोगों को कथा पढ़ने के लिए या कहानी कविता पढ़ने के लिए आसान हो, इसीलिए मैं आपके सामने FYBA प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में कहानी रचित हुई है उस कहानी का पाठ करने वाला हूँ। दोस्तों, इस कहानी के सर्वाधिकार लेखक के हैं। लेखक ने जैसे लिखी है वैसे ही आपके सामने मैं पठन करने वाला हूँ। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं हिंदी के आज की कहानी का शीर्षक है युद्ध। इस कहानी के लेखक है गुलशेर खां शानी। सुनते हैं युद्ध कहानी। इस कहानी की पार्श्वभूमि दोस्तों भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय की है। हम सभी लोग जानते हैं भारत के लोग पाकिस्तान के प्रति कितने संवेदनशील है। अर्थात भारत और पाकिस्तान के युद्ध की चर्चाएं हमारे स्वतंत्रता के बाद हर व्यक्ति के मुंह जबानी होते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि गुलशेर खां शानी की कहानियां राष्ट्रीय एकता की कहानियां हैं। संविधान में जो कहा गया है कि हम लोग भारत के लोग हैं और भारत में हम लोग सभी धर्मनिरपेक्षता से रहते हैं, आदि आदि बातों की चर्चा संविधान में हुई है और इनकी कहानियों में भारत की एकात्मता पर, भारत की संवेदनशील प्रश्न पर जोर दिया गया है। हम सुनते हैं गुलशेर खां शानी जी की कहानी युद्ध। पाकिस्तान से युद्ध के दिन थे। हवा भारी थी, लोग डरे हुए थे और सचमुच निमसंजीदा। आकाश झुककर छोटा सा हो गया था, रंगहीन, मटमैला तथा डरावना। क्षणों की लंबाई कई गुना बढ़ गई थी। आतंक, असुरक्षा और बेचैनी से लदा दिन वक्त से पहले निकलता और शाम के बहुत पहले एकाएक डूब जाता था। फिर शाम होते ही रात गहरी हो जाती थी और लोग अपने घरों में आसपास या पास बैठकर घंटों चुप्पी लगाए रहते थे। उसी समय हर जगह पर दफ्तरों में चर्चाएं होती रहती थी कि युद्ध में क्या हुआ, पाकिस्तान को हमने कैसे हराया, पाकिस्तान को कैसे हरा सकते हैं, वगैरह वगैरह चर्चाएं होती थी। सुना वसीम रिजवी से चार्ज ले लिया गया है। दफ्तर पहुंचते ही शंकर दत्त को एक दिन इसी तरह हतप्रभ रह जाना पड़ा था। यानी क्या वह नौकरी से? नहीं, नौकरी पर तो है। रिजवी से वह काम छीन लिया गया है जो बरसों से करता आ रहा था। डायरेक्टर ने कहा कि हालात को देखते हुए ऐसा बड़ा काम रिजवी पर छोड़ना ठीक नहीं, सारे देश का मामला है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। शंकर दत्त को हंसी आ गई थी। एक निहायत बेमानी और सड़ा महकमा और उस पर वह 2 कौड़ी का काम जो रिजवी करता आ रहा था। अगर विभाग के प्रमुख होने के नाते डायरेक्टर भी चाहता तो कुछ नहीं कर सकता था। फिर रिजवी तो एक मामूली कर्मचारी था। देखिए कि रिजवी से यह काम छीन लिया गया है, इसकी चर्चा सारे दफ्तर में है। और उसी समय शंकर दत्त जो रिजवी के मित्र हैं वे कहते हैं क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। शंकर दत्त को हंसी आ गई। एक तो निहायत बेमानी और सड़ा महकमा और उस पर 2 कौड़ी का काम जो रिजवी करता आ रहा था। अगर विभाग के प्रमुख होने के नाते डायरेक्टर भी चाहता तो कुछ नहीं कर सकता था। फिर रिजवी तो एक मामूली सा कर्मचारी था। दफ्तर में मुसलमानों की संख्या कुल मिलाकर 4 थी और उस पर भी नोटिस लिए जाने वाले 3 थे। युद्ध छिड़ते ही शहर के मुसलमानों में जो आतंक और भय था उसका आभास दफ्तरों में पा लेना सबसे आसान था। एक क्षण लगता रहता था कि अब कोई दंगा छिड़ा, अब कोई फसाद हुआ। दरअसल आम मुसलमान झाड़ियों में दुबके खरगोश की तरह अजीब सख्ते के आलम में डरा हुआ और चौकस हो गया था। दरअसल आम मुसलमान झाड़ियों में दुबके खरगोश की तरह अजीब सख्ते के आलम में डरा हुआ और चौकस हो गया था।
लोग दरवाजे खिड़कियां बंद करके धीमी आवाज में रेडियो पाकिस्तान की न्यूज सुनते और जब भी दो चार आपस में मिलते खरगोश के अंदाजे में बातें करते। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि क्या परिस्थिति थी। एक दफ्तर में 2-3 मुसलमान थे और परिस्थिति उसी समय समझ में आ जाती थी कि अरे भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया है। मुसलमान सहमे हुए थे, डरे हुए थे, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई थी। सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। मैं उदाहरण के लिए आप लोगों को यह भी कहूंगा कि जब भी किसी न्याय के लिए कोई जाति, कोई धर्म या किसी का संघर्ष हो रहा होता है या जो भी दंगे होते रहते हैं, ऐसे समय दंगा हो या युद्ध हो, ऐसे समय जो बेचारे आम आदमी है, उन लोगों को भी अपनी ईमानदारी का, अपनी देशभक्ति का, अपनी राष्ट्रभक्ति का सबूत पेश करने की होड़ लगी होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कल उठकर कुछ हुआ तो क्या होगा। इसी बीच एक घटना हुई। वो घटना कौन सी है, ये देखते हैं। सख्ते के दौरान ही एक रात शहर के संभ्रांत मुसलमानों की एक आम सभा हुई और दूसरे दिन शहर के बीचों बीच एक इमारत पर हिंदी का एक बहुत बड़ा बोर्ड लटका हुआ था, राष्ट्रीय मुस्लिम संघ। देखिए, अब देखिएगा, अब हम कितने राष्ट्रभक्त हैं, ये कहने की बारी कुछ मुसलमानों पर आई है। वो लोग ये जताना चाहते हैं कि हम मुस्लिम देशभक्त कितने हैं। ये पद्धति आई। जो राष्ट्र, जो देश जिसमें आप जन्मे हैं, जिसमें आप रहे हैं, उसी देश को आपको सबूत देना पड़ेगा। देखते हैं क्या हुआ। शहर के नामी गिरामी आदमी हामिद अली, जो 2 बार हज करके लौटे थे, इसके प्रेसिडेंट चुने गए थे। हामिद अली के हस्ताक्षरों से मुसलमानों के नाम राष्ट्रीयता की शपथ दिलाने वाली कई बड़ी बड़ी अपीलें निकाली गई थी। मतलब मुसलमानों के नाम राष्ट्रीय एकता की या राष्ट्रीयता की शपथ दिलाने वाली कई बड़ी बड़ी अपीलें निकाली गई थी और इन अपीलों को प्रेस तथा अखबारों तक पहुंचाने का काम कुरैशी ने ही किया था। क्यों दोस्तों? अब देखिएगा, इसके बाद हमेशा ये कुरैशी जो है, कुरैशी एक ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा चरित्र है, ऐसा पात्र है इस कहानी में। ये समझ लीजिए कि कुरैशी एक ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति है कि वो हमेशा हमें कितना देशभक्त हूं, मैं राष्ट्र के लिए क्या क्या कर रहा हूं, या हमेशा सारे लोगों के बीच पाकिस्तान को गालियां देना और ये सिद्ध करना कि हम मुस्लिम भारत के साथ हैं। शहर के नामी गिरामी आदमी हामिद अली, हमने देखा इसके प्रेसिडेंट थे। हामिद अली के हस्ताक्षरों से मुसलमानों के नाम राष्ट्रीयता की शपथ दिलाने वाली कई बड़ी बड़ी अपीलें निकाली गई थी और इन अपीलों को प्रेस और अखबारों तक पहुंचाने का काम कुरैशी ने किया था। क्यों दोस्तों? लाहौर और कितना रह गया? अब दफ्तर में चर्चा क्या कर रहा है हामिद अली? दोस्तों, लाहौर और कितना रह गया? युद्ध के बीच के दिनों में लगातार 2 दिनों तक जैसे इसी प्रश्न से दफ्तर खुलने लगा था। टैंकों का नाश हो गया हो या आदमियों का, बड़ी अजीब अजीब और उत्साहवर्धक अफवाहें फैली हुई थी। इनमें सबसे बड़ी अफवाह यह थी कि पाकिस्तानी फौज को गाजर मूली की तरह काटती अपनी फौज लगातार आगे बढ़ती जा रही है और लाहौर पर अब कब्जा हुआ ही जाता है। क्यों साहब? बहादुरों की किसी फौज को 10-12 मील का फासला तय करने में कितना वक्त लगता है? उस दिन यह सवाल सबसे पहले कुरैशी ने ही किया था। अब देखिएगा, कुरैशी हमेशा इस बात को जताना चाहता था कि हम पाकिस्तान के कितने खिलाफ है। पाकिस्तान भारत का शत्रु है या पाकिस्तान और भारत पहले से ही ये विवादित इनकी शत्रुता है, विवादित शत्रुता है और सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे में ऐसे कुछ मुस्लिम हैं या ऐसे लोग हैं कुरैशी जैसे, वो हमेशा दिखाना चाहते हैं कि हम भारत के साथ कितने हैं, इसके लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं। उस दिन यह सवाल सबसे पहले कुरैशी ने ही किया था। वह सवाल क्या था? क्यों साहब, बहादुरों की
किसी फौज को 10-12 मील का फासला तय करने में कितना वक्त लगता है। उस दिन यह सवाल सबसे पहले कुरैशी ने ही किया था। दफ्तर अभी अभी खुला था, रिजवी भी आ चुका था और रोज की तरह चुपचाप बैठा वो कोई अखबार पलट रहा था। कुरैशी ने यह सवाल हालांकि पूरे दफ्तर से किया था, लेकिन उसने रिजवी की और छिछलती और माने खींच नजरों से देख लिया था। अब देखिएगा दोस्तों, एक कुरैशी है और एक रिजवी है। रिजवी की मानसिकता यह है कि वह इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा है, वह इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा है। और यह ताना जो है कुरैशी रिजवी को दे रहा है, कुरैशी रिजवी को दे रहा है। और उनका सवाल ऐसे ही था, 10 घंटे भी लग सकते हैं और 10 दिन भी और 10 साल भी। हम और 10 मिनट कहिए, 10 मिनट। दफ्तर में अपनी कायरता के लिए प्रसिद्ध एक साहब ने ऐसे जोश में कहा जैसे वह क्लर्क नहीं फौज के कप्तान हो। यार, लाहौर आ जाए, बगल की मेज से आवाज आई। हम तो वहीं चलकर बसने की सोच रहे हैं। सुना है कि शहर साला बेहद खूबसूरत है। आप देखिएगा, वहीं पर बगल की मेज से मेज पर बैठे हुए व्यक्ति ने आवाज लगाई, यार लाहौर आ जाए, सुना है बहुत खूबसूरत शहर है, वहीं जाकर बच जाएंगे। हाँ है तो, लेकिन वहां करोगे क्या? क्यों, कुछ भी किया जा सकता है, अखबार है, प्रेस है। क्यों सर, वहां चलकर हिंदी का प्रेस डाल लूं, कैसा रहेगा? मैं तो भाई होटल खोलूंगा, एक दूसरे साहब ने पुलकी स्वर में कहा। पानी बेचो और पैसा सुतो, साली होटल में बड़ी आमदनी है और कुछ नहीं तो इस गुलामी से तो पिंड छूटे। हम लोग किसी शत्रु देश को गाली देकर अपनी राष्ट्रीयता नहीं सिद्ध कर सकते, और सभी लोग अपनी राष्ट्रीयता सिद्ध करने पर तुले हैं। और यहां पर ये कुछ मुस्लिम लोग भी ऐसे हैं कि वह दिखा रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान या जो भी देश है उस देश के खिलाफ हम कितना बोल सकते हैं, कितना उत्साह यहां पर है। वातावरण पूरा तंग हो चुका है। कुरैशी जैसे व्यक्ति इसी प्रकार के माहौल में जीने वाले होते हैं। उतने में देखिएगा, ये चर्चाएं दफ्तर में चल रही है। कल मैं 13 रुपए 15 पैसे का मनी ऑर्डर करने जा रहा हूं। सहसा दफ्तर के बीचों बीच एक रिजवी के सामने घोषणा हुई। अब देखिएगा, रिजवी बेचारा बैठा हुआ था, उसी के सामने एक साहब ने तो घोषणा कर दी। क्या कहा देखिएगा, कल मैं 13 रुपए 15 पैसे का मनी ऑर्डर करने जा रहा हूं। सहसा दफ्तर के बीचों बीच रिजवी के सामने घोषणा हुई। किसके नाम जानते हो? प्रेसिडेंट अय्यूब के नाम। बेचारा बड़ा गरीब आदमी है, पार्टीशन होते ही हमारे 13 रुपए 15 आने लेकर भाग गया था। यकीन न हो तो छिंदवाड़ा मिलिट्री कैंटीन का पुराना खाता देख लो। अब देखिएगा कहां से कहां पहुंच गई बात। रिजवी जो अब तक सारी बातों को अनसुनी करता मेज पर गर्दन झुकाए बैठा था, सहसा उठा और बिना किसी को देखते हुए चुपचाप गेट के बाहर निकल गया। एक क्षण को तो सब चुप हो गए थे, लेकिन दूसरे क्षण कुरैशी ने सबकी ओर देखा और आंख मारी, और लोगों ने एक दूसरे को कोहनियों से ठेला, और इन लोगों ने एक दूसरे को आंख मारकर और कोहनियां एक दूसरे को लगाकर ये कहा कि देखा उसको कितना बुरा लगा। देख लिया दत्त जी, किसी ने सीधे शंकर दत्त पर हमला किया। अब देखिए, शंकर दत्त रिजवी के मित्र, शंकर दत्त और रिजवी दोनों मित्र थे, इसीलिए इन बाकी के लोगों ने कहा देखा दत्त जी, किसी ने सीधे शंकर दत्त पर हमला किया। यह अचानक क्या हो गया, क्या मिर्च लग गई? मतलब इनका कहना था क्या तुम्हारे मित्र को मिर्च लग गई? ये सारी बातें सुनकर ये हुआ। अभी परसों जब मैं राष्ट्रीय मुस्लिम संघ की अपील लेकर गया था तो हजरत कहने लगे काहे की अपील और क्यों? पट्टे ने दस्तखत करने से साफ मना कर दिया। कहने लगा मैं क्या बेईमान हूं जो ईमानदारी का सबूत पेश करता फिरूं। देखिए दोस्तों, कुरैशी ने जो राष्ट्रीय मुस्लिम संघ की अपील तैयार की थी उस पर देशभक्त मुसलमानों के दस्तखत लिए जा रहे थे। उस पर दस्तखत करने से इनकार
रिजवी ने कर दिया था। और उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी कि जो ईमानदारी, मैं क्या बेईमान हूं जो ईमानदारी का सबूत पेश करता फिरूं। यह ध्यान में रखिएगा, इस कहानी की मूल संवेदना यह है, इसकी और ध्यान देना जरूरी है। शंकर दत्त और रिजवी दोनों मित्र हैं। कहानी इन दोनों के संवादों पर आधारित है। प्रसंग ऐसा है कि ये दोनों बैठे हुए हैं और उसी समय, रात के समय आवाजें आती रहती है, बत्ती बुझाओ, बत्ती बुझाओ। दूर से अभी स्वयं सेवकों की आवाजें आ रही थी। किसी सुनी पहाड़ी से टकरा कर लौटी हुई मुंह चिड़ाती सी। बाहर अंधेरा और हैबतनाक खामोशी थी, जैसे समूचे शहर को किसी ने ठंडे और गहरे गार में उतार दिया हो। रह रहकर लड़ाकू हवाई जहाजों की आवाज सहसा आकाश के किसी कोने में जन्मती, फिर एक शैतानी आवाज की तरह लपलपाती हुई, मानो प्रत्येक घर की छत मुंडेरों को चाटती हुई कहीं दूर निकल जाती। फिर वही हैबतनाक खामोश और बेपनाह धड़कता हुआ अंधेरा, जिसमें देर तक यूं लगता रहता था जैसे वह आवाज गई नहीं, अपनी छत पर रुकी हुई है। अब तो शहरों पर भी बम गिराए जा रहे हैं, सिविलियंस पर। शंकर दत्त ने सांस भरकर कहा, जैसे अपने आप से बातें कर रहे हो। शंकर दत्त हताश थे। वो कहने लगे, अब तो शहरों पर भी बम गिराए जा रहे हैं, सिविलियंस पर। फिर रिजवी की ओर देखने लगे। वह दोनों घुटने उठाए गुड़ी मुड़ी सा बैठा था। कमरे के एक मरियल मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी थी, जिसे खिड़की दरवाजे बंद करके या पर्दों को खींचकर रोका गया था। रोशनदान तक के शीशों पर कागज चिपकाकर उन्हें अंधा किया गया था। अब देखिए दोस्तों, ये छोटी सी मोमबत्ती लगाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि रात के समय उजाला बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में शंकर दत्त ने कहा, अब तो सिविलियंस यानी नागरिकों पर भी बमबारी होने लगी है। तुमने आज का अखबार देखा? शंकर दत्त को अपनी ही आवाज कहीं दूर से आती हुई नजर आई। सिविलियंस अस्पताल पर बमबारी और बेगुनाह मरीजों के बीमार जिस्मों के परखच्चे उड़ जाना। हरे राम, क्या इस क्रूरता के लिए हमें ईश्वर अभी क्षमा कर सकता है? मुझे तो लगता है। अब देखिएगा, शंकर दत्त ने कहा कि ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है, युद्ध के दोनों पक्षों ने जो यहां पर युद्ध की परिस्थिति में अस्पतालों पर बम गिराना, क्या यह सही है? और इस पर शंकर दत्त चिंता व्यक्त कर रहे हैं। एक ध्यान में रखिएगा, युद्ध कैसा भी हो, कितना भयंकर होता है, ये यहां पर दर्शाने का प्रयास शानी ने किया है। इस समय मोमबत्ती की लौ कांप कर टेढ़ी हो गई थी। लगातार कमरों के नीम उजाले फर्श को पलटती हुई अंधेरे की कोई लहर आई। रिजवी ने घुटने पर से सिर उठाया। उसके होंठ भी खुले, लेकिन वह बोला नहीं। उसने केवल सिर हिला दिया। उठकर शंकर दत्त के पास आ गए और मनाने वाले स्वर में अपनेपन से बोले, अम्मा भूलो भी उसे। किसे? वही सब। किसे भूलू दत्त जी? क्या वही सब दोहरा कर मैं फिर से तुम्हारा मन खराब करूं? शंकर दत्त ने अत्यंत स्नेहपूर्वक रिजवी के कंधे पर हाथ रख दिया। वसीम, मैं बराबर यही कहता रहूंगा कि नाइंसाफियों को लेकर मातम करना आज ऐसा ही है जैसे आदमी की मौत पर सिर पटकना। क्या तुम समझते हो कि अपने बच्चों जैसी जीत से लड़कर तुम ऐसी दुनिया से जीत जाओगे जो युद्ध से कहीं ज्यादा क्रूर है? अब देखिएगा, बहुत सुंदर वाक्य यहां पर है। शंकर दत्त और रिजवी बैठे हुए हैं। शंकर दत्त कह रहे हैं कि कैसी परिस्थिति है, किस पर बम गिराए जा रहे हैं। रिजवी नाराज है। जो दफ्तर में प्रसंग हुआ था, दफ्तर के लोग उसे चिढ़ाते थे, इससे वह नाराज है। बत्ती बुझाओ, दूसरे ब्लॉक में से आवाज आई थी, लेकिन लगा जैसे फिर वो क्वार्टर के सामने आ गए हो। शंकर दत्त ने उठकर पर्दों को एहतियातन और ठीक कर दिया। जरा सी बात का हंगामा हो गया था। पिछले कई दिनों से शहर में ब्लैकआउट चल रहा था। शहर कंटोनमेंट एरिया में नहीं आता था, तो भी खतरा बना हुआ था। चाहे नागरिकता के फर्ज के नाते हो या प्राणों के डर से, लोग बेहद चौकस और समझदार हो गए थे। ब्लैकआउट बनाए रखने के लिए हर मोहल्ले में
स्वयं सेवकों के जत्थे तैयार थे। रोज की तरह आवाज लगाते हुए आज भी स्वयं सेवकों के जत्थे आए थे, लेकिन एक जत्था इस ब्लॉक में पहुंचकर आगे नहीं बढ़ा। एन रिजवी के क्वार्टर के सामने आकर रुक गया था। शायद किसी खिड़की का पर्दा जरा सा सरक गया था और रोशनी की शहतीर क्वार्टर से कूदकर सामने की सड़क पर पड़ रही थी कि जहां युद्ध हो रहा होता है उसके आसपास के गांवों में उनको कंटेनमेंट जोन जाहिर किया जाता है या घोषित किया जाता है। वह क्यों किया जाता है कि रात के समय बिजली जलती हुई दिखाई दी तो दुश्मन या शत्रु सेना को लगेगा कि यहां पर कुछ लोग हैं, तो वहां बमबारी कर सकते हैं। रात के समय छोटी सी भी बिजली चमकना यह घातक सिद्ध हो सकती है, इसलिए हर गांव वालों को घोषित किया जाता था कि रात के समय बिजली बुझा दो। अब ये जो एरिया था जहां कुरैशी और ये सारे लोग रहते थे, उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया था। फिर भी सतर्कता के लिए वहां पर सभी लोगों को कहा गया कि बिजली बुझाओ। बिजली बुझाने के बाद वहां परिस्थिति ऐसी थी कि कुछ लोग, अब देखिएगा, कुछ सारे लोग फिर घर में खिड़कियां बंद करके छोटी छोटी मोमबत्तियां जलाकर बैठे रहते थे। ऐसे में रिजवी बैठा हुआ था मोमबत्ती लगाकर, और थोड़ा सा पर्दा सरक जाने के कारण वह जो मोमबत्ती की किरणें हैं वह सड़क पर आ रही थी। मतलब वो अंधेरे के कारण वह मोमबत्ती की किरणें स्पष्ट रूप से बाहर आ रही थी। ऐसे समय जो स्वयंसेवक थे, जो अपने देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध है, ये सारे स्वयंसेवक रात के समय बत्ती बुझाओ का नारा देते हैं और लोगों को बत्ती बुझाने के लिए कहते हैं। रोज की तरह आवाज लगाते हुए भी आज भी स्वयंसेवकों के जत्थे आए थे, लेकिन एक जत्था इस ब्लॉक में पहुंचकर आगे नहीं बढ़ा। एंड रिजवी के क्वार्टर के सामने आकर रुक गया था। शायद किसी खिड़की का पर्दा जरा सा सरक गया था और रोशनी की शहतीर क्वार्टर से कूदकर सामने की सड़क पर पड़ गई थी। बत्ती बुझाओ, किसी ने डपट कर आवाज लगाई। रिजवी घर पर मौजूद था। उसने झांककर भी देखा था, लेकिन कोई असर दिए बिना वह चुपचाप बैठा पड़ता रहा। क्यों साहब बहरे हैं? दो नौजवानों ने आगे बढ़कर पूरी ताकत से कुंडी खटखटाई। क्या बात है? कुछ क्रोध और कैफियत तलफ करने के अंदाज में रिजवी बाहर निकल आया, और बात शायद यही बिगड़ गई थी। अपना फर्ज मैं खूब समझता हूं, बत्ती बुझी हुई है, आखिर में रिजवी ने कहा था। अगर बत्ती बुझी हुई है तो यह रोशनी कहां से आ रही है? किसी ने जलकर प्रहार किया क्या मेरे ससुराल से? वह मोमबत्ती है, मैंने पढ़ने के लिए जलाई है। क्या मोमबत्ती में रोशनी नहीं होती? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पर्दे ठीक कर देता हूं। फर्क पड़ता हो या नहीं, आप बत्ती बुझाइए, कहकर एक उत्साही युवक ने तीर की तरह दरवाजे की ओर बढ़ा और जिसे अधबीच में बाहर अड़ाकर रिजवी ने रोक लिया। अब देखिएगा, एक जो स्वयंसेवक था बड़े जोश में आगे बढ़ा कि बत्ती बुझाओ, और उसी समय रिजवी ने बीच में उसकी बाह को पकड़ लिया। वह बत्ती नहीं बुझेगी, जीत बेकार है, रिजवी ने कहा। पहले सामने वाले क्वार्टर्स की मोमबत्तियां बुझाइए, उनकी उन पर छोड़िए, हम आपसे बात कर रहे हैं। क्यों छोड़ दो? क्या उन पर हीरे मोती जड़े हैं? एक क्षण को यह नवयुवक हतप्रभ देखता रहा। फिर सहसा वह शेर की तरह गरजा कि सारी कॉलोनी गूंज उठी। यह बत्ती जरूर बुझेगी। सन्न सकता पल भर का, जिसे तोड़ते हुए अंधेरे में एक आवाज आई, मार डालो जासूस को, मार डालो जासूस को। जासूस? कई लम्हों तक रिजवी कांपता खड़ा रहा। फिर एकाएक अंधेरे में उस और लपका जिधर से आवाज आई थी। देर हो चुकी थी। जब तक शंकर दत्त पहुंचे थे, बीच बचाव किया, काफी देर हो चुकी थी। दोस्तों, यहां पर रिजवी का स्वयंसेवकों से झगड़ा हुआ और स्वयंसेवकों ने उसे जासूस कह दिया। मतलब तुम पाकिस्तान के जासूस हो, ऐसा आरोप रिजवी पर लगाया। और वहीं पर उस मुठभेड़ में वहां पर उन स्वयंसेवकों ने रिजवी से मारपीट की। सारे स्वयंसेवकों ने रिजवी से मारपीट की। जब तक शंकर दत्त पहुंचे, बड़ी देर हो गई थी। रिजवी के कपड़े फट चुके थे,
ऐसी अवस्था में रिजवी वहां पर था। प्रसंग शंकर दत्त रिजवी के घर में बैठे हुए हैं और रिजवी वैसे ही कपड़ों में बैठे हुए हैं जो फटे हुए थे, और वैसी परिस्थिति में घर का माहौल इतना गंभीर था। और ऐसे माहौल के इस प्रसंग की ओर हम लोग जाते हैं। भाईजान कोई 10 मिनट बाद जब वे दोनों भीतर आकर संयत हुए तो इस रुंधी आवाज में शंकर दत्त चौके थे। भीतर ही दरवाजे की चौखट में यह बेगम रिजवी की आवाज थी, गले में फंसी फंसी और अवरुद्ध। भाईजान, हम पर एक एहसान कीजिए, इनसे कहिए कि मुझे और बच्चों को जरा जहर देकर सुला दे, फिर चाहे ये दुनिया से जूझते फिरे। हम और हमारा खुदा है। देखिएगा, बेगम रिजवी ने यह भी कहा कि भाईजान एक काम करें, इनको कह दो, मतलब अपने पति को। वह कहती है शंकर दत्त जी से कि भाईजान इनको कह दो मुझे और बच्चों को जहर देकर मार दे और फिर लड़ते रहे अपनी इस दुनिया से। आगे उनका स्वर एकाएक उमड़ने वाली रुलाई में फंसकर डूब गया था और शंकर दत्त को लगा था कि सहसा उनके टेटुओं के आसपास कांटे से उगाए हैं। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा, यहां बेगम रिजवी के दुपट्टे का पल्लू झांक रहा था, पर कुछ बोल नहीं पाए। आप देखिए दोस्तों, ये प्रसंग बड़ा ही संवेदनशील और गंभीर था। यहां पर परिस्थिति ऐसी हुई थी कि रिजवी ने मार खाई हुई थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और वहां पर घर में शंकर दत्त रिजवी बैठे हुए हैं। उसी समय उनकी बेगम ने उनसे कहा कि भाई साहब ये दुनिया से लड़ते फिरे, लेकिन उसके पहले मेरे बच्चों को और मुझे जहर देकर मार डाले और फिर अपनी अपनी दुनिया से लड़े। और उस समय शंकर दत्त की अवस्था भी वहां पर बड़ी ही दयनीय हो चुकी थी, चिंतित हो चुकी थी, गंभीर हो चुके थे। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। रिजवी के दोनों बच्चे अप्पू और सबा पर्दे से लगे हुए और भयभीत खड़े थे। खासकर अप्पू जैसे खामोश, कातर और डरी हुई आंखों से अपने पिता की ओर देख रहा था, उससे शंकर दत्त सहम कर रह गए थे। अब देखिएगा, अपने पिता की जो अवस्था वो हुई थी, ये देखकर अप्पू जो था वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, और वो जिस नजर से देख रहा था उस नजर का सामना शंकर दत्त नहीं कर पा रहे थे। यकायक ख्याल आया कि वे भी हिंदू है। अब देखिएगा, शंकर दत्त के मन में यह ख्याल आया, अरे मैं तो हिंदू हूं। शायद यहां पर मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं दोस्तों कि यही जो परिस्थितियां होती है वो एक दूसरे में शत्रुता की नींव डालती है। शायद वो अप्पू ये सोच रहा होगा, शंकर दत्त को लग रहा है कि मैं भी तो हिंदू हूं, ये भी तो हिंदू है। ऐसी परिस्थिति इनके मन में आ रही है। इतने वर्षों में इस घर में पहली बार फिर जैसे यह भी पहली बार ध्यान आया कि रिजवी अब भी उसी उंगलियों में बैठा हुआ है, फटी हुई कमीज, नोचे हुए बिखरे बाल और निचले होंठ पर चोट का लहू जमा निशान। अब देखिएगा, रिजवी वैसे ही कपड़े में बैठा हुआ है। शंकर दत्त बेचारे सोच रहे हैं, और उसी समय रिजवी के बिखरे हुए बाल और हालत देखने के बाद शंकर दत्त ने कहा, अप्पू बेटे। सहमति हुई आवाज शंकर दत्त ने धीरे से पुकारा। शंकर दत्त ने अप्पू को पुकारा, बेटे अपने अंकल के पास आओ। अप्पू नहीं आया। एक बार उन्हीं आंखों से घूरकर वो पर्दे से सट गया। शंकर दत्त ने अप्पू को अपने पास बुलाया, लेकिन अप्पू उनके पास नहीं आया। पापा के लिए दूसरे कपड़े ले आओ, उन्होंने पापा के लिए दूसरे कपड़े ले आओ बेटे, उन्होंने हतप्रभ होते हुए कहा था। थोड़ी देर में कपड़े आए, लेकर अप्पू नहीं आया था, लेकिन कपड़े रखकर बिना किसी कुछ कहे वह लौट गया था। थोड़ी देर में कपड़े आए, लेकर अप्पू ही आया था, लेकिन कपड़े रखकर बिना कुछ कहे वह लौट गया था। शंकर दत्त हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन वह मछली की तरह हाथ से फिसलता चला गया। बहुत हल्के शंकर दत्त को कहीं चोट भी लगी, लेकिन उन्होंने फीकी हंसी हंसकर धीरे से कहा, अप्पू हमसे नाराज है। आप देखिएगा, अप्पू कपड़े लेकर आया, कपड़े रखकर गया। शंकर दत्त को लगा कि अप्पू से कुछ बात करे, लेकिन अप्पू उनके हाथों से आगे चला गया। पता नहीं रिजवी ने उनकी बात सुनी या नहीं। स्वयं शंकर दत्त उसे देखते हुए भी नहीं देख रहे थे। क्या
अप्पू सचमुच नाराज नहीं है? क्या लोग ठीक कहते हैं कि बच्चों की आंख में अच्छे या बुरे का सहसा भाप जाने की शक्ति होती है? लेकिन इतने वर्षों में यह कायक बुरे कैसे हो गए? और क्यों कहीं ऐसा नहीं है कि उन्हें लेकर घर पर इधर कोई बात हुई थी और बच्चों ने चुपचाप उसका असर ले लिया हो? एक बार यह भी मन में आया था, लेकिन अभी कल तक युद्ध का 11वां दिन चल रहा था। यह ब्लैकआउट और अंधेरा, लेकिन कल भी वे ऐसे ही लुढ़क आए थे जिसे ढलान की ओर राह खोजता जल। कोई अगर संतानहीन शंकर दत्त से यह पूछता कि अक्सर शामें इस घर में गुजारने के पीछे सचमुच कौन है, रिजवी या अप्पू, तो क्या वह जवाब दे सकते थे? और सचमुच कौन है, रिजवी की बरसों पुरानी दोस्ती या अप्पू की दहलीज पर से उसके गले लिपट जाने वाली किलकारी, अपने अंकल आ गए, अपने अंकल आ गए। देखिएगा दोस्तों, शंकर दत्त निसंतान है। हर शाम रात के समय वे रिजवी के घर आते रहते थे। रिजवी और शंकर दत्त की पुरानी दोस्ती है। और वो किस लिए आते थे? क्या रिजवी से मिलने के लिए? लेकिन उन्हें अप्पू जो लिपट जाता था उनसे, ये भाव बहुत अच्छा लगता था। हमारे देश में दोस्तों, हिंदू और मुसलमानों का ये जो सद्भाव है, ये सद्भाव कम होने का कारण शायद अभी भी कम नहीं हुआ है, लेकिन शायद जो एक दूसरे के मन में शक और भ्रम की रेखाएं खींचने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसकी वेदना इन रिश्तों पर आती है। ये जो रिश्ते हम लोगों ने जीवन जीते हुए बनाए हैं, दोस्ती का रिश्ता, सद्भाव का रिश्ता, और यहाँ पर अपने अप्पू को देखने के लिए जैसे ही शंकर दत्त आते हैं, शायद उनको अप्पू से इतना प्रेम है क्योंकि खुद शंकर दत्त निसंतान है। सारी बातें शंकर दत्त को ये याद आती है। कमरे में आग से फूटने वाले कांपते उजाले की तरह जरा सी रोशनी और बहुत सा अंधेरा था। रह रहकर तेज हवाई जहाजों का उसी तरह ऐन छत पर ठहर जाना। बाहर शहर का शहर कब्र के पत्थरों की तरह ठंडा और खामोश था। अपने अंकल रोज की तरह अप्पू कल भी आ गया था, लेकिन आदत के मुताबिक न वो शंकर दत्त के गले में अपनी छोटी छोटी बाहों का गजरा डाला और कुछ नहीं। अब देखिएगा, शंकर दत्त रिजवी के घर पहुंचे, लेकिन उस समय अप्पू उनके गले नहीं मिला था। अपने अंकल, आपको पता है? अब देखिएगा, अप्पू बाहर आया लेकिन गले नहीं मिला। लेकिन अप्पू ने अपना एक सवाल किया। अब यह सवाल जवाब का ये माहौल महत्वपूर्ण है। अप्पू ने एक सवाल किया, अपने अंकल, आपको पता है यह लड़ाई कब बंद होगी? शंकर दत्त बेहतर चौंक गए थे। क्यों बेटे? शंकर दत्त भी चौंक गए। उन्होंने कहा, क्यों बेटे, बताइए कब बंद होगी? लेकिन क्यों? अम्मी पूछ रही है, कहती है अंकल से पूछ कर आओ। शंकर दत्त ने भीतरी पर्दे की ओर देखा। कहीं बेगम रिजवी तो नहीं खड़ी है? नहीं थी, लेकिन सवाल अकेले अंकल से क्यों, पापा से क्यों नहीं? एक पल को उन्हें लगा था जैसे वह कटघरे की ओर धकेले जा रहे हो। उसके छोटे से बदन को समेटते हुए उन्होंने धीरे से कहा, पता नहीं बेटे। अब देखिएगा, शंकर दत्त को जब यह सवाल अप्पू ने पूछा तो शंकर दत्त को लगा कि अकेले उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया है, और उनसे ही क्यों पूछा? उन्होंने अपने अब्बा से क्यों नहीं पूछा? अप्पू कुछ और कहता कि दूर कहीं उसी आवाज ने जन्म लिया। फिर कुछ ही पलों में वह आवाज सारे आकाश और सन्नाटे को रोनती हुई निष्ठुर और खतरनाक होकर पास आने लगी। अप्पू ने कहा था, अंकल, आपको डर नहीं लगता? देखिए, ये चर्चाएं चल रही थी, हवाई जहाज की आवाज छत पर आ रही है, और ऐसे समय अप्पू और शंकर दत्त की ये चर्चाएं चल रही हैं। अप्पू ने पूछा अगला सवाल, अंकल, आपको डर नहीं लगता? लगता है बेटे, आपको भी? हाँ, हमें भी। यह जहाज लड़ाकू था ना अंकल? शंकर दत्त ने सिर हिला दिया। यह बम गिराने जा रहा है। अप्पू, अब अंदर चलो, बीच में रिजवी ने टोक दिया। लड़ाई में लड़ता कौन है अंकल? सैनिक लड़ते हैं बेटे। सैनिक कैसे होते हैं? जो फौज में होते हैं वे सैनिक कहलाते हैं। अच्छा, समझ गए, जैसे हमारे पाकिस्तान वाले मम्मा सैनिक हैं, है ना?
हाँ बेटे, वे भी लड़ रहे होंगे बंदूक से। हाँ, बंदूक से, हथगोलों से, टैंकों से। इन्हें फौज में भेजता कौन है अंकल? देश भेजता है बेटे। देश? देश कौन है बेटे? देश, शंकर दत्त को एक पल सोचना पड़ा। देश वो है जिसमें लोग रहते हैं, जैसे हम तुम, हम ही देश है बेटे। लेकिन अंकल, आप तो कह रहे थे कि आपको लड़ाई से डर लगता है, फिर इन्हें क्यों भेजा? अप्पू, रिजू ने इस बार डांटने के स्वर में पुकारा था। अप्पू ने एक लम्हे को पापा की ओर देखा, फिर उसके ओर मुड़कर बोला, अच्छा अंकल, एक बात और, सैनिक डरते नहीं है। सैनिक डरते नहीं है? किससे? किससे? लड़ाई में गोली वोली से उनको लगती नहीं है? लगती है, सच्ची मुच्ची की। हाँ, फिर वे मर जाते हैं। मर जाते हैं, सच्ची मुच्ची। हाँ बेटे, सच्ची मुच्ची। अप्पू की छोटी सी पेशानी में बल पड़ा और छोटे छोटे होठ आश्चर्य की चिंता से खुल गए थे। और एक पल उन्हें अजीब से आंखों से घूरने के बाद सहसा पूछा, तो अंकल, उन्हें पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? क्या शंकर दत्त उस सवाल का जवाब दे सकते हैं? अगर रिजवी ने दफा और सख्ती से डांटकर अप्पू को खामोश कर दिया होता तो वो क्या कहते? बहुत तंग करता है। अप्पू के चले जाने के बाद रिजवी ने धीरे से कहा। अप्पू ने जो सवाल वहां पर पूछे थे, उन सवालों का जवाब देते देते शंकर दत्त बड़े ही मायूस हो गए थे कि अप्पू के जो सवाल थे, ये उन सभी लोगों के सवाल हैं जो बेचारे अपने देश में शांति से रहते हैं। शंकर दत्त को एक अपराध बोध सा होने लगा कि इन सवालों का कैसे जवाब दे। वही रिजवी ने अप्पू को डांट दिया, नहीं तो अप्पू आगे सवाल पूछता रहता। उतने में रिजवी ने कहा, शंकर दत्त बहुत तंग करता है। हाँ, सचमुच तंग करता है, साज भरकर शंकर दत्त बोले थे। वसीम, तुम्हें उस दिन की याद है? उस दिन की जब अप्पू ने तुमसे एक सवाल किया था और जिसका तुम्हारे पास बिल्कुल जवाब नहीं था। वह बात आज भी मुझे तंग करती है। हाँ, सचमुच तंग करता है, साज भरकर शंकर दत्त बोले। वसीम, तुम्हें उस दिन की बात याद है? उस दिन की जब अप्पू ने तुमसे एक सवाल कर दिया था और जिसका तुम्हारे पास बिल्कुल जवाब नहीं था। वह बात आज भी मुझे तंग करती है। अब देखिएगा, एक बार अप्पू ने ऐसा ही सवाल कर दिया था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। और वह कौन सा था, कौन सा प्रसंग था, वह क्या है देखिएगा। कोई छुट्टी का दिन था। यही बैठक, यही दोनों, यही देर तक चलने वाली खामोशी। बेगम रिजवी अंदर थी, अप्पू बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक जाने क्या हुआ कि खेल छोड़कर वह सीधे पापा के पास आ पहुंचा था और फिर गोली दागने जैसा उसका यह सवाल था, पापा, हम हिंदू है कि मुसलमान? देखिएगा, अप्पू ने अपने पिता से यह सवाल पूछा था, पापा, हम हिंदू है या मुसलमान? क्यों? बेतरह चौंकते हुए भी रिजवी ने उसे टालना चाहा। बाहर खेलो बेटे, हमें बात करने दो। नहीं, पहले बताइए। अप्पू मचल गया था। हम हिंदू है या मुसलमान? लेकिन क्यों? बताइए ना। अच्छा, मुसलमान। अल्लाह में यहां कहां रहते हैं पापा? ऊपर आसमान में ना? हाँ, और भगवान? वे भी वही। वही कहते हुए अप्पू की आंखों में एक बहुत गहरा प्रश्न तैर रहा था। आगे सवाल न पूछे इसलिए रिजवी ने कहा, जाओ बाहर खेलो। पर अप्पू कोई अगला सवाल पूछने के लिए उतावला था और वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए, रिजवी ने निगाह बचाने के लिए दालान की तरफ देखा। दालान में टंगे आईने पर बैठी एक गौरैया हमेशा की तरह अपनी परछाई पर चोंच मार रही थी। देखिए दोस्तों, आखिर के प्रसंग में रिजवी के बेटे ने, अप्पू ने रिजवी को जो सवाल पूछा था, शंकर दत्त ने वह याद दिलवा दिया कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह मियां कहां रहते हैं? ईश्वर कहां रहते हैं? तो दोनों आसमान में रहते हैं। तो फिर हम लोग नीचे क्यों झगड़ा करते हैं? शायद यही कहना चाहता हूं अप्पू। और ये सारी बातें शंकर दत्त और रिजवी सुनते रह गए थे, उनके पास जवाब नहीं था। और लेखक ने आखिर में कहा है कि एक गौरैया अपनी ही परछाइयों पर चोंच मार रही थी। और ये प्रसंग बड़ा ही भावुक है। शायद हम सभी लोग अपनी ही परछाइयों से लड़ रहे हैं। यह भी सवाल हमारे सामने यहाँ पर लेखक अभिव्यक्त करते हैं
दोस्तों, यह है युद्ध कहानी गुलशर काशानी जी की। इसका जो विश्लेषण है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।